नमस्कार दोस्तों, मैं आर एन शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल जहां एग्जाम पेज पर, जहां आपको जीके के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी जो आपके भावी एग्जाम के लिए, जो कि CHSL, GD, MTS तथा ग्रेड सी एंड डी किसी भी प्रकार के सरकारी एग्जाम के लिए आपके लिए लाभदायक होंगी। तथा आज हम अपने एग्जाम के बारे में हमारे एग्जाम पेज को जो कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर ज़रूर कीजिए। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, जहां हम अपना पहला प्रश्न करेंगे इसके बारे में। पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है, किससे है? यूं कहे तो इसके ऑप्शन है हमारे। पहला, सिक्कों का अध्ययन, सिक्कों के अध्ययन तथा दूसरा ऑप्शन है शिलालेखों का अध्ययन, तीसरा है महाकाव्यों का अध्ययन और चौथा है भूगोल का अध्ययन। देखिए, पुरालेख के बारे में हम कहें, पुरालेख से हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है? पुरालेख से हमें अपने इतिहास के बारे में तथा इतिहास के साक्ष्यों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसका सटीक जिसे कहे जाए तो सटीक अध्ययन हमें शिलालेख के अध्ययन द्वारा ही मिलता है। तो इसका हमारा सही आंसर जो है वो है शिलालेखों का अध्ययन। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या थी? या सिंधु घाटी सभ्यता जो हम जानते हैं हमारी 2800 से 1800 BC तक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम जानते हैं। इस सभ्यता के अंदर हमारी मुख्य विशेषताएं जो थी वो था हमारा प्रकृति के बलों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, पशुचरण, खेती या जाति समाज। इसका जो सही उत्तर है हमारा वो था व्यवस्थित शहरी जीवन, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कृषि करती थी तथा नगरीय रूपों से यहाँ पर अपने जीवन को यापन करती थी। साथ ही साथ यह व्यापार भी दूसरे अन्य देशों के साथ व्यापार भी करती थी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, देवी माता की पूजा संबंधित किससे थी? आर्य सभ्यता के साथ थी, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ थी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ थी या उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ थी? यहाँ बात कर रहे हैं हम देवी माता की पूजा की संबंधित। देवी माता की पूजा से संबंधित हमारा जो सही उत्तर है इसका वो है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ थी। कई बार ऑप्शन में गलत उत्तर लगाने के लिए उत्तर वैदिक सभ्यता को भी जोड़ दिया जाता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा उत्तर वैदिक सभ्यता थी वह कर्म कांड की सभ्यता कही जाती है, ना कि देवी माता की पूजा की सभ्यता। क्योंकि यहाँ पर इसीलिए कहा जाता है इसके अंदर देवी माता की पूजा की जाती है क्योंकि यहाँ पर कांसे की एक देवी की मूर्ति मिली थी, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि इन्होंने गर्भ से एक पौधे को जन्म दे रही थी, जिस कारण इसकी देवी माता की पूजा की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? यहाँ देखेंगे मोहनजोदड़ो में ज्यादातर सबसे पहले जो लोग गलतियां करते हैं वह सबसे बड़ा भवन के रूप में उसे विशाल स्नानागार को ही आंसर लगा देते हैं, जबकि हमारे ऑप्शन में विशाल स्नानागार, धान्यागार, स्तंभ हॉल, 2 मंजिला मकान ये सब होते हैं। लेकिन हमारा जो सटीक आंसर है वह है धान्यागार, क्योंकि विशाल स्नानागार को भवन का रूप नहीं कहा जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? यहाँ पर बात की जा रही है हड़प्पा के सभ्यता के खोजकर्ताओं के बारे में। ऑप्शन है हमारे सर जॉन मार्शल, सेकंड ऑप्शन RD बनर्जी, थर्ड A कनिंघम, फोर्थ दयाराम साहनी। यहाँ बात करेंगे हम जॉन मार्शल के बारे में। सबसे पहले जॉन मार्शल जो कि हमारी ASI के हेड हुआ करते थे, लेकिन ASI के हेड के नाते उन्होंने सिर्फ इसको खोजने के लिए आदेश दिए थे, जबकि इसको सच में हकीकत में खोजा था उनके अंडर जो थे दयाराम साहनी। तो हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पर दयाराम साहनी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? ऑप्शन है हमारे दुष्ट आत्माओं का शहर, पशुपति का आहार, तीसरा है शिव की भूमि, चौथा है मृतकों का टीला। यहाँ पर सही उत्तर होगा इसका मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को पुराने समय में मृतकों का टीले के नाम से भी जाना जाता था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? यहाँ बात करेंगे मोहनजोदड़ो किस जिले में स्थित है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए, मोहनजोदड़ो जो है वो हमारा पाकिस्तान के अंतर्गत स्थित है, जहां पर
हमारा सबसे पहला उधमपुर है जो कि भारत के अंदर है, तथा सिंध भी हमारा भारत क्षेत्र के अंदर ही आता है, और मांटगोमरी भी हमारा भारत क्षेत्र है। एक लरकाना जिला जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर है, तो हमारा सही उत्तर होगा लरकाना जिला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिए गए हैं? सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की सदा जीत होना। सबसे पहले हम बात करेंगे यह ऑप्शंस के बारे में। उपनिषद, मुंडकोपनिषद जिसे कहा जाता है, सामवेद, ऋग्वेद, रामायण। हमारा जो इसमें सही उत्तर है वो है उपनिषद, जिसमें खास करके मुंडकोपनिषद जो कि 18 उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद था, उसके अंदर से ही एक क्या नाम है शब्द सत्यमेव जयते लिया गया था। इसी के बारे में अगर थोड़ा सा विस्तार के रूप में कहें तो यह हमारे जो भारत रत्न थे मदन मोहन मालवीय जी, जिनको भारत रत्न सन 2015 में प्राप्त हुआ था, इन्होंने ही 1918 में इसका सर्वप्रथम उपयोग किया गया था जब वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। सन 1918 में इस शब्द का उपयोग सर्वप्रथम मदन मोहन मालवीय ने किया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? भारत में जो वर्ण व्यवस्था थी वह किस लिए बनाई गई थी? इसका सही उत्तर जांचने के लिए सबसे पहले चलते हैं ऑप्शंस की ओर। नंबर 1, श्रमिक गतिहीनता। नंबर 2, श्रम की गरिमा को मान्यता देना। नंबर 3, आर्थिक उत्थान करना। नंबर 4, व्यवसायिक श्रम विभाजन। हम जानते हैं जो वर्ण व्यवस्था थी वो हमारे उत्तर वैदिक काल के दौरान ही शुरू हुई थी, क्योंकि इससे पहले ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो हमारी व्यवसायिक श्रम विभाजन जो था वो श्रम के आधार पे ही वर्ण व्यवस्था को लागू किया गया था। यानी जिसका जैसा व्यवसाय उसी को उसी जाति के रूप में ही जाना जाता था, ना कि जातिगत विभाजन किया गया था। इसका सही उत्तर होगा व्यवसायिक श्रम विभाजन। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? भारतीय संगीत का उद्गम यानी उसकी शुरुआत किसमें देखी जा सकती है? ऑप्शन है हमारे ऋग्वेद की संहिता में, यजुर्वेद की संहिता में, सामवेद की संहिता में या अथर्ववेद की संहिता में। ऋग्वेद की संहिता के अंदर हमारे मंत्रोच्चारण का उपयोग इस्तेमाल होता है। यजुर्वेद की संहिता में हमारे यज्ञ वगैरह से संबंधित जितने भी कार्यकलाप होते हैं वो होते हैं, तथा इसका जो सही उत्तर है वो है सामवेद की संहिता। सामवेद की संहिता में ही हमें संगीत के उद्गम यानी उसके ट्रेसेस मिलते हैं, तो इसका सही उत्तर हुआ सामवेद की संहिता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो ऋग्वेद काल के अंदर हमें जो जानकारी नहीं थी यानी जिसकी हमें जानकारी हुआ करती थी वो थे संयुक्त परिवार प्रणाली, कृषि, वर्ण व्यवस्था, विवाह प्रथा। इसके अंदर से जो हमारा सही उत्तर है वो है वर्ण व्यवस्था, क्योंकि ऋग्वेद काल के अंदर हमें संयुक्त परिवार प्रणाली की भी जानकारी थी, कृषि की भी जानकारी थी जो कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से चलती आ रही है लगातार। एक हमें वर्ण व्यवस्था की जानकारी नहीं थी जो कि हमारे उत्तर वैदिक काल के अंदर ही हमें इसमें पता लगा था कि वर्ण व्यवस्था जो हमारी प्रदर्शित हुई थी वो हमारी उत्तर वैदिक काल के अंदर ही प्रदर्शित हुई थी। उसके बाद विवाह प्रथा जो कि हमारी ऋग्वैदिक काल से चली आ रही है, इसके अंदर कुल मिला के 8 प्रकार के विवाह उस वक्त प्रकार के हुआ करते थे। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? तो यहाँ ऑप्शन है राई, गेहूं, जौ और जई। हम जानते हैं यहाँ पर सबसे पहला जो मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वाला सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान ही यहाँ पर ऑप्शन था हमारा जौ, जिसे हम यव भी कहते हैं। सबसे पहले हमें जौ की प्राप्ति हुई थी। हमें इसके ट्रेसेस आज तक सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहला जो हमारा अन्न था वो था मानव द्वारा यूज किया वाला जौ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? यज्ञ सूत्र के बारे में अगर हम जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि यज्ञ के कर्म कांड जितने भी होते हैं वह हमारे यजुर्वेद में ही होते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा यजुर्वेद है।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वह कौन सी थी? ऑप्शन है हमारे खरोष्टी, नंबर 2 अज्ञात, नंबर 3 ब्राह्मी, नंबर 4 तमिल। हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक पौराणिक सभ्यता है। इसके अंतर्गत हमें उससे पहले हमारी चित्रकला या चित्रलिपि ही हमें हमेशा ज्ञात होती थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में इस प्रकार की कोई भी लिपि नहीं मिली। इसका आंसर हमें सही मिलता है अज्ञात लिपि, यानी इस लिपि के बारे में हम जानकारी नहीं जानते। सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि थी वह थी अज्ञात लिपि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है। उपनिषद, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था कि जो शब्द था सत्यमेव जयते, वह उपनिषदों से लिया गया था। लेकिन उपनिषद शब्द का अर्थ जो वाक्य में बैठता है वह बैठता है, इसमें ऑप्शन है हमारे ज्ञान, नंबर 2 प्रज्ञता यानी बुद्धिमता, नंबर 3 पास बैठना, तथा नंबर 4 सरस्वर पाठ यानी पठन करना। उपनिषद का सही उत्तर जो है हमारा वो है पास बैठना। इसके बारे में हम ये बता सकते हैं कि उपनिषद, जिसे हम ज्यादातर हिंदू दर्शन शास्त्र का है एक साहित्य का रूप मानते हैं, यानी उपनिषदों को हम हिंदू दर्शन शास्त्र को संबोधित करते हैं। इसका अर्थ है कथाओं के द्वारा हिंदू दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना, जो कि पास बैठकर ही किया जाता है तथा कथाओं को सुनाया जाता है। इसका सही उत्तर है तीसरा, पास बैठना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? सिंधु घाटी अर्थव्यवस्था, यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन करेंगे, सिंधु घाटी अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? उसकी ताकत नंबर ऑप्शन में कृषि थी, नंबर 2 व्यापार था, नंबर 3 चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, या नंबर 4 बढ़ईगिरी। यहाँ पर हम बात करेंगे सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था किसी भी क्षेत्र की या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या किसी भी समाज या किसी भी चीज की अर्थव्यवस्था उसके उत्पादक पर निर्भर करती है। उत्पादक यानी वह क्या उत्पाद कर रहा है उस पर। तो सिंधु घाटी में जो उसकी अर्थव्यवस्था थी वह कृषि पर ही आधारित थी। अगर यहाँ पर उत्पादन नहीं होगा तो व्यापार भी नहीं होगा। इसीलिए कृषि जो जब उत्पादन हुआ तो ही आगे चलकर व्यापार भी स्थापित हुआ। तो यहाँ पर सही आंसर होगा कृषि। तो इसकी अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? महाभारत ग्रंथ के बारे में हम लोग सभी जानते हैं। इसके ऑप्शंस में है इसका प्रारंभिक नाम के बारे में कथा सरित सागर, जय संहिता, रंजत रंगिणी या फिर भारत कथा। यहाँ पर हम ऑप्शन इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है जय संहिता। जय संहिता के बारे में हम जानते हैं कि जो जय संहिता है इसका प्रारंभिक नाम था वो था दरअसल जय, जिसे वेद व्यास जी द्वारा लिखा गया था। वेद व्यास जी द्वारा लिखा गया था। इसमें शुरुआत में तकरीबन 8800 श्लोक हुआ करते थे, जो कि बाद में जुड़ते जुड़ते इनको बनाते हुए गणेश जी द्वारा इसको बनाते हुए करीबन इसमें 1 लाख श्लोक कई शताब्दियों में जाकर इसमें जुड़ गए। तो कई शताब्दियों के समय अंतराल के बाद जो जय संहिता का वास्तविक नाम जो दिया गया था वह महाभारत दिया गया था। महाभारत दिया गया था। तो इसका आंसर है जय संहिता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? सिंधु घाटी सभ्यता, इसके अंदर जो क्षेत्र है कालीबंगा वह किसके लिए प्रसिद्ध था? नंबर ऑप्शन है चट्टान कटौती की वस्तुकला, नंबर 2 बंदरगाह, नंबर 3 कपास की खेती, या नंबर 4 मिट्टी के पात्र। तो हम जानते हैं जो कालीबंगा क्षेत्र था वह सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर यहाँ पर मिट्टी के पात्र बनाने के लिए ही प्रसिद्ध था। तो इसके बारे में हम चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। तो हम जानते हैं सभ्यताओं के बारे में कि पूरी दुनिया में तकरीबन 3 सभ्यताएं उस वक्त से मशहूर थीं। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, थोड़ा सा गलत हो गया है ये, इसके बारे में हम कहेंगे मिस्र की सभ्यता। इसके बारे में हम कहेंगे मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता
तथा सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ बात हो रही है प्राचीन भारतीय सभ्यता के बारे में। तो भारत के इर्द गिर्द जो पाई जाने वाली सभ्यता है वह थी सिंधु घाटी सभ्यता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? जैसे कि हमने पिछले प्रश्नों में ही थोड़ा सा इसके बारे में जाना था कि जो विशाल स्नानागार था वह हमें ग्रेट बाथ जिसे कहा जाता है वह हमें मिला था हड़प्पा में, लोथल में, चूंदड़ो में या मोहनजोदड़ो में। तो इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि विशाल स्नानागार जिसे हम पक्की ईंटों के द्वारा उस वक्त की बनाया गया था तथा इसके आसपास कई तरह के पक्की ईंटों द्वारा कमरे भी विस्थापित थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? यहाँ बात कर रहे हैं सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। हम जानते हैं वहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता के अंदर देवी की पूजा भी मान्य थी, परंतु वह मुख्यतः रूप से जो पूजा करते थे वह थे नंबर 1 विष्णु, या नंबर 2 पशुपति, या 3 इंद्र, या 4 ब्रह्मा। यहाँ बात कर रहे हैं हम आंसर है हमारा यहाँ पर पशुपति, जो कि शिव जी का ही उपासक रूप माना जाता है। तो उस वक्त समय में सिंधु घाटी के लोग जो पूजा करते थे वह करते थे पशुपति की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? हड़प्पा नदी जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन में हमारे गंगा है, रावी है, यमुना है, सिंधु नदी है। तो हम जानते हैं इसको जब सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है तो किसी भी सभ्यता का नाम उसकी आसपास की जो जगहें हैं या फिर आसपास की नदियों के नाम से ही अक्सर जाना जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है हमारा सिंधु जो नदी है उसके समीप ही यह हड़प्पा सभ्यता पनपी फली फूली थी। चलते हैं अगले प्रश्न 23 की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल स्थान है निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? हम जानते हैं सिंधु घाटी की विशेषता क्या थी, यानी उसकी ताकत क्या थी? कृषि। जब हमारा कृषि यहाँ पर उत्पाद होने लगा, जब हमारी यहाँ पर कृषि उत्पादित होने लगी उसके बारे में तब हमें दूसरों से व्यापार करना भी आना शुरू हो गया था। उसके लिए हमें समुद्री बंदरगाहों की आवश्यकता पड़ी थी। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर है चट्टान से निर्मित स्थापत्य, नंबर 2 बंदरगाह, नंबर 3 कपास की खेती, नंबर 4 मिट्टी के पात्र। तो हमारा जो लोथल था वह गुजरात के किनारे पर ही स्थित था। तो इसके बारे में हम बात करेंगे तो ये बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। यहीं से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपना व्यापार दूसरे देशों के साथ करते थे। तो यह लोथल हमारा जो क्षेत्र है गुजरात में पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 24 की ओर। कांसे की नर्तकी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई है? यहाँ बात कर रहे हैं हम कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति थी वह हमारी ऑप्शन में मेसोपोटामियाई सभ्यता, नंबर 2 सिंधु घाटी की सभ्यता, नंबर 3 फारस की सभ्यता, नंबर 4 मिस्र की सभ्यता। यहाँ हम बात कर रहे हैं कांसे की मूर्ति। हम जानते हैं कि कांसे की एक मूर्ति हमें सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान ही पाई गई थी, जिसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इसके बारे में हम उस वक्त पाकिस्तान से हमें इस बारे में कहा गया था कि यह मूर्ति जो है बरामद हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता से, इसे पाकिस्तान भारत को लौटा दिया जाए। आज यह भारत के शिलालेख म्यूजियम के अंदर कांसे की मूर्ति रखी गई है जो कि नई दिल्ली में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न 25वें की ओर। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्वतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद के अंदर हमारे जो मंडल है वह उसमें सोम को समर्पित वह कौन सा मंडल है? इसका जो सही उत्तर है वह हमारा पहला है ऑप्शन में 7वां मंडल, दूसरा है 8वां, तीसरा 9वां और चौथा है 10वां। इसका जो सही उत्तर है वह उत्तर है 9वां मंडल। ऋग्वेद के अंदर जो ऋग्वेद में जो हमारा सोम मंडल था, सोम को समर्पित था, वह था 9वां मंडल। तो आज हमारे यहाँ प्रश्न होते हैं 25 खत्म। तो इसके बारे में हम आपको आगे भी वीडियो के बारे में बताते रहेंगे तथा आगे और नए नए प्रश्नों को लाते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को आपके चैनल को जहाँ एग्जाम पेज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास तुरंत के तुरंत नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुँच सके। और साथ ही साथ पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा।